तो डिजाइन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट में पहले हम थोड़ा सा जनरल कर लेते हैं, फिर हम लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हम कवर करेंगे डिजाइन ऑफ द इसेंट्रिकली लोडेड वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, जैसे हमने डिजाइन ऑफ द इसेंट्रिकली लोडेड रिवेटेड जॉइंट लैब में कवर किया था, सिमिलरली हमारा जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट होगा वो इसेंट्रिकली लोडेड वेल्डेड जॉइंट का होगा। लेकिन उस पर जाने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक समझने होंगे। तो मैं जरा सा पॉइंटर चेंज कर लूँ अपना। तो सबसे पहले थोड़ा वेल्डिंग को डिफाइन कर लेते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। सो वेल्डिंग में बेसिकली हीट एंड प्रेशर है ना, ये दो बातें इंपॉर्टेंट रहती है ना। आप हीट और प्रेशर का यूज करते हैं, कभी कभी हीट अलोन यूज होती है। सो वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटालिक पार्ट्स बाय हीटिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर with or without the application of pressure. Welding is an economical and efficient method for obtaining a permanent joint of the metallic parts. ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइप्स हैं 1 2 3, दीज आर टाइप्स ऑफ द बेसिकली फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं इनको, फ्यूजन वेल्डिंग। और इसमें हम यूज करते हैं ओनली हीट का, वी आर नॉट यूजिंग द प्रेशर। हीट अलोन डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बाय हीटिंग टू सुटेबल टेम्परेचर विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। तो ये विदाउट प्रेशर वाली वेल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्स वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन दिस प्रेशर इज यूज्ड। दीज आर सम टाइप्स ऑफ द बट जॉइंट्स। तो बट जॉइंट में देखो, अभी रिवेट में भी बट जॉइंट देखा था, तो क्या होता था, एक प्लेट होती थी, दूसरी प्लेट होती थी, और दोनों प्लेट आपस में अलाइनमेंट में होती थी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, एंड दे आर इन अलाइनमेंट टू ईच अदर। ठीक है, अलाइनमेंट में है, दोनों प्लेटों के बीच में ये कुछ गैप है ना, दिस इज द गैप। सो गैप इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सर शो नहीं हो रहा है, फिगर शो नहीं हो रही आपको? नो नो सर, कोई भी फिगर नहीं आप ऋषभ, तुम्हारा कनेक्शन नेटवर्क इशू हो गया। ओके, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। अब बताइए जरा। सर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सर, कुछ भी पीपीटी शो नहीं हो रही सर। पूरा ग्रीन नजर आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट? यस सर, कंप्लीट ग्रीन आ रहा है सर। पूरा ग्रीन है सर। अच्छा, ओके, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको। चलो मैं इसकी जगह फिलहाल ये वाली फाइल शेयर करता हूँ। अब बताइए जरा, क्या आपको अब दिख रहा है? यस सर, यस सर, अब शो सर। अब शो हो रहा है, गुड। तो देखिए, टाइप ऑफ बट जॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो इससे पहले जो वेल्डिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी, वो भी नहीं दिखाई दी थी क्या आपको, वो वाली स्लाइड? ये स्लाइड वो दिख रही थी सर, वो दिख रही थी, वो दिख रही थी, ये नहीं दिख रही थी ना। ओके, सो टाइप्स ऑफ द बट जॉइंट्स। तो इसमें देखिए, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट, दे आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट, देयर इज अ गैप बिटवीन देम, सो द गैप इज यूनिफॉर्म। सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट, बट जॉइंट, वो है स्क्वायर बट जॉइंट। एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्क्वायर बट। ठीक है, हियर दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट। सो हमने कुछ वी टाइप का शेप बनाया हुआ है यहाँ पर, ग्राइंडिंग की हेल्प से ग्राइंडिंग की हुई है प्लेट की, है ना। तो यहाँ पे वी टाइप की शेप बनने के कारण दिस इज नोन एज वी बट जॉइंट। ठीक है, तो जब ये गैप, नाउ द गैप इज नॉट यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर आपको पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा मिल जाता है वेल्डिंग के टाइम पर। पेनिट्रेशन इज गुड, है ना। इसमें पेनिट्रेशन वीक रहता है, इसमें पेनिट्रेशन अच्छा मिल जाता है। तो कई तरह के शेप के अकॉर्डिंग जॉइंट्स हैं। अब जैसे ये यू बट जॉइंट है, यू शेप में, डबल वी, है ना। सेंटर से आप देखेंगे तो ऊपर भी
टेपर है, नीचे भी टेपर है ना, तो ऊपर भी वी बन रही है, नीचे भी वी बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज डबल वी बट जॉइंट, है ना। जब प्लेट थिकनेस ज्यादा होती है, व्हेन द प्लेट थिकनेस इज मोर, तो इस तरह के जॉइंट्स प्रेफर किए जाते हैं, डबल वी बट जॉइंट। इसमें क्या करता है, पहले तो हम टॉप से वेल्डिंग कर लेते हैं, इतना पार्ट वेल्ड हो जाता है, फिर हम बॉटम से प्लेट को पलट कर वेल्ड कर लेते हैं, है ना, तो फिर इतना पार्ट वेल्ड हो जाता है, तो हमें परफेक्ट पेनिट्रेशन मिलता है। एक्चुअली वेल्डिंग में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं ना, तो वेल्डिंग के डिफेक्ट्स कम से कम आए तो उसमें पेनिट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वेल्डिंग के डिफेक्ट्स में यदि आप देखें तो पोरोसिटी एक डिफेक्ट होता है वेल्डिंग का, है ना, वेल्डिंग के अंदर क्रैक हो सकता है, तो वेल्डिंग में बहुत सारे लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो सकता है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स रहते हैं वेल्डिंग के अंदर। तो इन डिफेक्ट्स को इंस्पेक्शन करने के लिए कई बार इन वेल्डिंग जॉइंट्स के एक्सरे किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में यदि कोई बोन ब्रेक हो जाती है तो हम उसका क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं ना ह्यूमन बॉडी का, डॉक्टर्स। तो सिमिलरली वेल्डेड जॉइंट्स का हम एक्सरे करते हैं, है ना, कभी कभी गामा रे भी यूज करते हैं करने के लिए। तो एक्सरे की हेल्प से हमको इसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह होता है जॉइंट्स में, तो वो हम इंस्पेक्शन करते हैं, है ना। पोरोसिटी कहीं होती है ना, तो वो भी हमें फिल्म में दिखाई दे जाती है, रेडियोग्राफी में, है ना। क्रैक वगैरह कई सारी मेथड्स होती हैं, रेडियोग्राफी टेस्टिंग से भी हम चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से चेक कर सकते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग से चेक कर सकते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड्स हैं वेल्डिंग जॉइंट्स की इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बहुत सारे जॉइंट्स, वी जॉइंट विद बैकिंग स्ट्रिप, इसमें एक स्ट्रिप और लगा दी है, ये है ना, नीचे आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रिप लगी हुई है, दिस इज द बैकिंग स्ट्रिप। तो ये पेनिट्रेशन को एक तरह से इंप्रूव कर रही है, राइट। तो वी जॉइंट से डबल वी जॉइंट बेटर है ना, वी जॉइंट से वी जॉइंट विद बैकिंग स्ट्रिप बेटर है ना। सबसे स्क्वायर बट जॉइंट जो यूज है वो लेस थिकनेस के लिए यूज होता है, जब प्लेट की थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम हो तब ये वाले जॉइंट सुटेबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही थिकनेस बढ़ती है तो फिर हमको वी जॉइंट या डबल वी जॉइंट या यू बट जॉइंट या डबल वी जॉइंट विद बैकिंग स्ट्रिप की तरफ जाना रहता है। ओके, नाउ फिलेट जॉइंट्स, है ना। जैसे आपने रिवेट में देखा था, दो तरह के जॉइंट्स थे रिवेट में, एक तो लैप जॉइंट होता था जिसमें ओवरलैपिंग होती थी, एक बट जॉइंट होता था जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती थी, अलाइनमेंट रहता था। प्लेट्स जो है वो किस में रहती थी, अलाइनमेंट में रहती थी, राइट। तो सिमिलरली वेल्डिंग में भी दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, एक बट जॉइंट्स होते हैं जो अभी हमने देखे, ये सारे बट जॉइंट हैं जिसमें कि प्लेट्स हमारी अलाइनमेंट में है ना। और उसी तरह से ओवरलैपिंग, अब जैसे दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट और दिस इज द ओवरलैपिंग पोर्शन, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब ओवरलैपिंग रहती है तो रिवेट में तो हम क्या करते थे, इसमें रिवेट की रो लगा देते थे ओवरलैपिंग पोर्शन। अब यहाँ पे हम रिवेट की रो नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में कुछ वेल्डिंग पार्ट देख रहे हैं, ये वेल्डिंग है। तो इस ट्रायंगुलर शेप वेल्डिंग को हम कहते हैं फिलेट, दिस इज नोन एज फिलेट, ठीक है। तो जब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये वेल्डिंग हमको पूरी विड्थ में दिखाई देगी, तो ये पूरी वेल्डिंग है, दिस इज द वेल्डिंग लाइन। तो वेल्डिंग यहाँ भी कर सकते हैं, वेल्डिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं, बॉटम में यहाँ पर भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो यदि एक ही टॉप प्लेट में ही ट्रायंगल बनाया गया है, वहां पे फिलेट बनाया गया है, तो ये सिंगल फिलेट होगा, दिस इज द सिंगल फिलेट। और साथ में क्या वर्ड यूज हो रहा है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स का मतलब है व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, है ना, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और ये वेल्ड लेंथ है। सो डायरेक्शन ऑफ द वेल्ड and the line of action of the force are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other. So when they are perpendicular to each other, then it is known as transverse, है ना। if both are parallel to each other, then they are known as parallel fillet weld, है ना। तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक ट्रांसवर्स और एक पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक ही जगह पर वेल्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज सिंगल।
लोड डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसवर्स, और ये ट्रायंगुलर शेप में, फ्रंट व्यू में ट्रायंगुलर शेप में दिख रही है, दैट्स व्हाई इट इज फिलेट, है ना। तो इस पूरे जॉइंट का हम नाम देंगे सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ओके, अब इस फिगर को देखिए, फिगर नंबर बी। यहाँ पे देखिए वेल्डिंग यहाँ पर भी है, वेल्डिंग यहाँ पर भी है, दैट्स व्हाई इट इज डबल। लोड डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसवर्स, एंड इट इज फिलेट वेल्ड। So single transverse fillet weld and double transverse fillet weld, very clear. Now come to this one, double parallel fillet weld. So in this plate again there is a overlapping, overlapping है, और इसमें जो विड्थ है वो अलग अलग है, आप देख रहे हैं। ये वाली जो प्लेट है, प्लेट नंबर 2 की जो विड्थ है वो W2 है, और प्लेट नंबर 1 की जो विड्थ है वो W1 है। तो W2 वाली जो प्लेट है वो W1 के ऊपर ओवरलैप कर रही है, और ये ओवरलैप वाले पोर्शन में हमने वेल्डिंग कर रखी है। तो दिस इज द वेल्डिंग, ठीक है। जब इसको साइड से देखेंगे तो हमको फिलेट दिखाई देगा, साइड व्यू में, है ना। तो दो जगह फिलेट है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज डबल, एंड द लोड डायरेक्शन एंड द वेल्डिंग डायरेक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर, सो they are not at 90 degree, that's why it is parallel, and it's a triangular shape, that's why it is fillet. तो ये कुछ टाइप्स हैं फिलेट जॉइंट्स के। नाउ अदर टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, है ना। तो नाम देख से शेप से ही नजर आ रहा है, टी जॉइंट है ना, कॉर्नर वेल्डिंग, सो इट इज कॉर्नर जॉइंट, है ना, एज जॉइंट, अदर टाइप के जॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फिलेट के बारे में बात करें तो फिलेट जो है दो शेपों में मिलता है, एक तो नॉर्मल और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। नॉर्मल में ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, तो ये ट्रायंगुलर है, आप मान लीजिए ABC इज द ट्रायंगल, तो इस BC लेंथ को हम कहते हैं लेग ऑफ द वेल्ड, इट इज नोन एज लेग ऑफ द वेल्ड। और AB जो हाइट है इसको हम कहते हैं, दिस इज आल्सो लेग, है ना, बोथ आर लेग। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस when the two sides are equal. So here AB and BC are equal. AB equal to BC, and they both are equal, and it is known as leg of the weld, और इसको हम generally H से represent करेंगे, है ना। So this length is H, this length is also H, है ना। This is the welding portion. If you draw a perpendicular from here, है ना, किसी ट्रायंगल में, यदि आप, मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ, suppose this is the right triangle isosceles ABC, so BC is the leg, AB is also leg. I am drawing a perpendicular from here, so this perpendicular length, it is the minimum cross sectional area। यहाँ से यदि हम देखेंगे पूरी width में, तो this length, let this point is D, so BD is known as throat of the weld, throat of the weld. It is represented by small t. So this is small t. This angle is 45 degree, because AB equal to BC, it is isosceles. So this angle is 45. This angle is also 45. So in this angle, D angle is 90 degree. So BDC is a right triangle. Triangle BDC is a right angle triangle. So in this right angle triangle, if I apply sin 45 or cos 45, I can apply, let's sin 45. Sin 45 is perpendicular divided by hypotenuse. For this angle, the perpendicular is T, the hypotenuse is H. So it is T by H. So it sin 45 is 1 by root 2, so it is T by H. So I have T equal to H by root 2. I have T equal to H by root 2. T is the throat of the weld and H is the leg of the weld. तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, है ना, वाइवा में भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रोट एंड लेग। तो आप सिंपली बता दीजिए T इक्वल टू होता है 0.707 H, ठीक है। 1 बाई रूट 2 की जो वैल्यू है वो 0.707 होती है, या 1 बाई रूट 2, जैसे भी आप बताना चाहें, ठीक है। तो ये बात हो गई।
अब दूसरा शेप होता है, कभी कभी हम इसको स्ट्रेट लाइन में खींच के मान लो इसको हम इस तरह के शेप से ज्वाइन करते हैं, तो ये भी फिलेट ही होता है, बट इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स फिलेट। ठीक है, अब कॉन्वेक्स का मतलब आप ये समझ लो कि कोई पॉइंट आपने यहाँ लिया ना, यहाँ पे ले लिया, कोई पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, अब आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमेशा इस पोर्शन के अंदर ही आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी जो वेल्डिंग होती है, इस तरह के शेप में जब वेल्डर वेल्ड करता है तो हमें हाईली क्वालिफाइड वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। वेल्डर की मतलब स्किल्ड जो है, इसके ज्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए हमें वेल्डर और दिस फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन इजीली बन जाती है, तो जनरली ज्यादातर वेल्डिंग्स में यही यूज होता है, ट्रायंगुलर शेप वाला, है ना। तो आगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो हम अपने फ्लैट को नॉर्मल फ्लैट कंसीडर करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखें कि इस डायग्राम में दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट, है ना। फोर्स अप्लाइड इज P, दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, है रिप्रेजेंटेड बाय H, यू कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय T, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, फ्लैट जॉइंट में तो H और T, यहाँ पर फ्लैट जॉइंट में H और T क्या है, फ्लैट की बात करें तो H आपका लेग है, T आपका थ्रोट है। ठीक है, लेकिन बट जॉइंट की बात करें तो बट जॉइंट में आपने जैसे ये वी शेप दिया हुआ है, तो इस वी शेप की जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, वी शेप की हाइट जो है थिकनेस ऑफ द प्लेट के इक्वल होगी, है ना। तो इस वी शेप की हाइट को हम कहते हैं थ्रोट ऑफ द वेल्ड, थ्रोट ऑफ वेल्ड। यहाँ पे भी थ्रोट वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन बट जॉइंट के केस में थ्रोट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट, है ना। तो थ्रोट जो है थिकनेस ऑफ द प्लेट के इक्वल होता है, लेकिन लैप जॉइंट के केस में T इक्वल टू H/√2 होता है, जो भी हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो यदि हम इस वाले क्रॉस सेक्शन पे एरिया निकाल लें तो यहाँ पे हमें एरिया में क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो उस रेक्टेंगल की हाइट तो होगी थिकनेस के बराबर और जो विड्थ होगी वो L के बराबर होगी, है ना। तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, HL। तो फोर्स क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। अब एरिया आपका हो गया H मल्टीप्लाइड बाय L, सो HL, ये रेक्टेंगल बना आपका HL, इस फोर्स की वजह से इस HL एरिया में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय सिग्मा T। ठीक है, तो ये कैसा वेल्ड हुआ, ट्रांसवर्स वेल्ड हुआ या पैरेलल वेल्ड हुआ, बताइए। लोड का डायरेक्शन वेल्डिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है सर। दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसवर्स, परपेंडिकुलर। इट इज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स के केस में हमने कौन सा स्ट्रेस लिया है, सिग्मा T, 90 डिग्री एंगल है तो नॉर्मल स्ट्रेस है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिग्मा T एंड F इज द फोर्स। तो फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, P, तो P इक्वल टू HL सिग्मा T, है ना। तो दैट्स व्हाई सिग्मा T इक्वल टू P/HL। तो ये हमारी स्ट्रेंथ इक्वेशन है फॉर दी बट वेल्ड। बट वेल्ड का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हमको यहाँ पर इस तरह से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा T, HL लिखा था अभी हमने, H की जगह पर बस T कर दिया है, बिकॉज T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड T एंड H आर इक्वल इन केस ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड के केस में T और H इक्वल है, तो सिग्मा T HL जो लिखा था अभी हमने यहाँ पे HL सिग्मा T, इसको मैं इसको TL सिग्मा T भी लिखा जा सकता है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज TL सिग्मा T। ठीक है, तो इट इज TL सिग्मा T and it is TL sigma T eta, eta is the efficiency of the joint। ठीक है, यदि वेल्डिंग करने की वजह से एक्चुअल जो सॉलिड प्लेट है उसकी थिकनेस, उसकी इफिशियंसी तो हम 100% अज्यूम करें, जो सॉलिड प्लेट है, और जो जॉइंट की इफिशियंसी है यदि वो 90% है एज कंपेयर टू सॉलिड प्लेट, तो फिर आपका ईटा कितना हो जाएगा, 0.9। तो यदि हमें क्वेश्चंस में इफिशियंसी भी कंसीडर करनी होगी यदि, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले में आप कह सकते हैं कि ईटा की वैल्यू कितनी ली गई है, 100%। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 1। नाउ दिस इज ए न्यूमेरिकल which is based on the
बट जॉइंट। तो अब इसमें देखें कि ये आपका एक तरह का प्रेशर वेसल ही है। तो ये वाले जॉइंट को अभी जब हम रिवेट में काम कर रहे थे तो हम इसको क्या बोल रहे थे, सर्कमफरेंशियल लैप जॉइंट बोल रहे थे इस जॉइंट को, है ना, सर्कमफरेंशियल लैप जॉइंट बोल रहे थे। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सर्कमफरेंशियल वेल्डेड जॉइंट। यहाँ पे हम इसका नाम क्या देंगे, वेल्डेड जॉइंट है, इट इज नॉट रिवेटेड, सो इट इज सर्कमफरेंशियल वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, अब इसमें अंदर प्रेशर है ना, स्टीम इज इनसाइड द बॉयलर or any fluid at high temperature and pressure. So pressure is acting on the walls, pressure is acting on the walls, all directions, हर तरफ act कर रहा है pressure. Pressure is acting everywhere, है ना, everywhere the pressure is acting. So let the pressure is P, internal pressure is P, so pressure multiplied by area. So what is the area? If you take the projected area, then it is the internal diameter di or d. So d is the internal diameter. So projected area is P into pi by 4 d square. So this is the force generated due to pressure, है ना, pi by 4 d square into P. So it is d. ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं कि इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, और इस वाले फोर्स को रिवेटेड जॉइंट के केस में कौन बियर करता था, रिवेट्स बियर करते थे, है ना। सर्कमफरेंशियल लैप जॉइंट में जो हम रिवेट लगाते थे वो रिवेट्स बियर करते थे। अब यहाँ पे इस फोर्स को कौन बियर कर रहा है, ये वेल्डेड जॉइंट बियर कर रहा है। ठीक है, अब देखो फोर्स की डायरेक्शन वेल्ड के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो अगेन ये ट्रांसवर्स बट वेल्ड हुआ। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब इस वेल्ड जॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन बताएगा, बताइए क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें एरिया क्या था, टीएल, थिकनेस इनटू डायमीटर। थिकनेस इनटू लेंथ। अब यस क्या सर, हो जाएगा, थिकनेस इनटू डायमीटर। थिकनेस इनटू सरकमफरेंस, क्योंकि लेंथ क्या है जॉइंट की, पूरी सरकमफरेंस के बराबर है। तो थिकनेस तो थिकनेस रहेगी, एल की वैल्यू जो है वो हो जाएगी सरकमफरेंस के बराबर, है ना, क्योंकि ये सरकमफरेंशियल जॉइंट है। तो एल इक्वल टू पाई डी यूज करेंगे। ठीक है, टी इंटू पाई डी, ये हमारा एरिया हो जाएगा, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कौन से स्ट्रेस से, सिग्मा टी से। ठीक है, तो ये हमारा एक फोर्स बन जाएगा, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ठीक है, ये दोनों फोर्स यदि आपस में इक्वल है तब तक तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, मतलब जॉइंट आपका सेफ है। यदि ये प्रेशर वाला फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो गया तो आपका प्रेशर वेसल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, रिस्क है उसमें, है ना, प्रेशर वेसल या बॉयलर विल बी अनसेफ, है ना, फट जाएगा, टीयर आउट हो जाएगा। तो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रख करके, दोनों को इक्वल रख करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या दिया, गैस टैंक है ना, ये गैस टैंक है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेल 2.5 मीटर इंटरनल डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 2500 मिलीमीटर। गिवन इन क्वेश्चन, इट इज इनक्लोज्ड बाय हेमिस्फेरिकल सेल्स। ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल्स हैं, ये जो डिश एंड है ये हेमिस्फेरिकल है, दिस इज हेमिस्फेरिकल एंड दिस इज आल्सो हेमिस्फेरिकल, बोथ ends are hemispherical. By means of butt welded joint as shown in figure, the thickness of the cylindrical cell as well as the hemispherical cover is 12 mm. Thickness 12 mm. It is given. Determine the allowable internal pressure. So P is unknown, to which the tank may be subjected if the permissible tensile stress in the weld is 85. तो tensile stress है मतलब sigma T. It is permissible value, so sigma T is given. And assume efficiency of the welded joint as 0.85. Efficiency भी क्वेश्चन में दे रखी है, eta. It is the joint efficiency. तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर eta से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय efficiency. This will give me the actual force that my joint can sustain. तो अब इन दोनों को हम इक्विलिब्रियम के लिए इक्वल कर दें तो हमें मिलेगा P इंटू पाई बाय 4
टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू TL सिग्मा T ईटा। अब इसमें देखें आपको क्या क्या गिवन है। डायमीटर इज गिवन, प्रेशर अननोन है, ये हमें निकालना है, थिकनेस इज गिवन 12 mm, लेंथ इज pi d, so pi d is also known, so pi d is known, L is known, no problem. Sigma T is 85, it is also given in question. Efficiency eta is also mentioned 0.85. So by this you can find the P. कर लेंगे इस क्वेश्चन को सब लोग, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत इजी है। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर हाँ, जो P into pi by 4 d square है सर, ये हमने कौन सा एरिया लिया है सर? ये कौन सा एरिया लिया? वेरी गुड क्वेश्चन है ना, ये तो पूछ लेना चाहिए था आपको पहले भी। ये हमने वहां पर भी लिया था जब हम रिवेट्स निकाल रहे थे ना, n इक्वल टू डी बाई डी। यस सर, हाँ, रिवेट्स का एरिया। उसको ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, देखो ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है ना, ठीक है, ये अब मान लो यहाँ पे कोई बॉल है, तो आप यहाँ से एरिया प्रोजेक्ट करो, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, प्रोजेक्शन लाइन, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये लेंथ, ये आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा इस दीवार के ऊपर। आपको जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलेगा। देखो सिलेंडर को जब आप किसी बॉल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक रेक्टेंगल मिलता है, नहीं मिलता है? तो जब आप इस हेमिस्फेरिकल एंड को प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको इस दीवार पर एक सर्किल मिलेगा। ठीक है सर, इस केस में सर्किल मिलेगा। इधर प्रोजेक्ट करोगे ऑरिजेंटल में तो रेक्टेंगल मिलेगा। तो जब आप इसे प्रोजेक्ट करोगे तो एक सर्किल मिलेगा, और उस सर्किल का डायमीटर क्या होगा? d। तो उस सर्किल का जो एरिया होगा वो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो दैट्स व्हाई द एरिया हैज बीन टेकन pi by 4 d स्क्वायर। तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, यही इस फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से इस एरिया पे फोर्स लग रहा है, इस प्रोजेक्टेड एरिया पे वो फोर्स लग रहा है। दैट्स व्हाई एरिया हैज बीन टेकन pi by 4 d। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग अब कर लेना, इस सिंपल। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पैरेलल फ्लैट वेल्ड इन शियर। तो देखो लोड की डायरेक्शन किधर है और वेल्ड की डायरेक्शन देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्ड, बोथ आर पैरेलल, सो दैट्स व्हाई इट इज ए पैरेलल फ्लैट वेल्ड, ठीक है। और जब फोर्स डायरेक्शन वेल्ड के पैरेलल है तो इसमें कौन सी फिनोमेना होगी? शियर फिनोमेना होगी। तो ये इस वाले पार्ट पे शियर एक्शन आएगी, तो इसमें कौन से स्ट्रेस का यूज होगा? टाउ का यूज होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका फ्लैट दिख रहा है, तो अब इस वाले पॉइंट पर एरिया जो होगा वो ये वाली डिस्टेंस क्या है? थ्रोट के बराबर है। अभी मैंने ट्रायंगल बना के दिखाया था ना आपको, तो उसमें मैंने ये परपेंडिकुलर बताया था थ्रोट, और ये h बताया था लेग। तो अब इस ट्रायंगल में यदि आप देखें तो ये वाली डायमेंशन जो है वो तो h है, और ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये मेरा t है, ठीक है। तो t हाइट हो गई और लेंथ हो गई कितनी? l। तो ये यहाँ पे अब एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्रॉस सेक्शन जो बन रहा है कैसा बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल t बाई l है, तो एरिया कितना हो गया? TL। एरिया कितना हो गया? TL। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, और स्ट्रेस कौन सा यूज करेंगे? शियर स्ट्रेस, है ना। पैरेलल फ्लैट वेल्ड के केस में शियर स्ट्रेस यूज करेंगे, ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड के केस में हम कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेस यूज करेंगे, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सो नाउ अब इस फ्लैट में ये आपको क्लियर हो गया, तो हमारी स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गई TL टाउ। तो देखो स्ट्रेंथ इक्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, समझने का फर्क है। बट वेल्ड के केस में हमारी इक्वेशन क्या थी? बट वेल्ड के केस में हमारी इक्वेशन थी TL सिग्मा T। एरिया तो वहां भी TL ही था, यहाँ पे भी TL है, यहाँ पे T थ्रोट है, वहां पे T प्लेट की थिकनेस थी, है ना। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एब्रीविएशन सेम से लगते हैं लेकिन फर्क है ना। यहाँ पे T की इक्वल टू क्या है? h/√2 है, और यहाँ पे T जो है वो प्लेट की थिकनेस है सीधे सीधे, बट वेल्ड के केस, ठीक है। तो ये हम परपेंडिकुलर एरिया ही इसलिए लेते हैं यहाँ पे बिकॉज इट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। और जहां मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहीं पर स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फेलियर होने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई एरिया इज टेकन TL टाउ।
अब इस TL टाउ को आप ये भी लिख सकते हैं, T इक्वल टू क्या बताया था मैंने, h/√2, है ना। तो T को लिखा जा सकता है 0.707 HL टाउ, ये सब एक ही बात है। तो जनरली बस आप ये याद रखिए, T इक्वल टू h/√2 होता ही है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समथिंग अबाउट द पैरेलल फिलेट वेल्ड। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। अब देखो, लोड की डायरेक्शन वेल्ड की डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बनने की वजह से अब इस फिलेट में कई तरह की एक्शन जनरेट होती हैं, है ना। इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है ना। इसमें यदि हम और डिटेल में जाएं तो इसके अंदर अलग अलग एंगल्स पे शियर स्ट्रेस भी जनरेट हो जाता है ना। तो ये इसमें पाया गया है कि 67.5 डिग्री पर सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप होता है ना। इसका प्रूफ है बकायदा, जब भंडारी की बुक में जाएंगे तो इसका प्रूफ दिया हुआ है कि 67.5 डिग्री एंगल कैसे आता है। ठीक है, तो ये वाइवा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स फिलेट में मैक्सिमम शियर किस एंगल पे होता है और पैरेलल फिलेट में मैक्सिमम शियर किस एंगल पे होता है। तो पैरेलल फिलेट में तो 45 पे होता है। ये देखो, ये पैरेलल फिलेट था, तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम शियर होता है। तो पैरेलल फिलेट के लिए 45 डिग्री, ट्रांसवर्स फिलेट के लिए 67.5 डिग्री। ठीक है, बाकी सभी चीजें एज यूजुअल हैं। ये आपका लेग ऑफ द वेल्ड हो गया, यहाँ से ये थ्रोट हो जाएगा, बाकी चीजें एज यूजुअल है। अब ये फिर एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखो, वेल्ड हो रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। प्लीज मूव दिस। ये आप लोगों को भी शो हो रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। मूव दिस तो हो रहा है, प्लीज मूव दिस। यस सर, शो हो रहा। ये क्यों शो होता है? मतलब मैंने डबल शेयर कर दिया इसलिए। मैं इसको मान लीजिए स्टॉप शेयर कर दूं फिलहाल। योर स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयर। अब भी है ये, है ना। अब दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर। हाँ, आ रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर, ये सर हो रही है। तो अब इसमें देखिए, लोड का दिस इज द फोर्स, है ना। अब ये डिस्टेंस 100 है ना। तो अब ये कैसा जॉइंट है जरा बताओ, ये लैप जॉइंट है या बट जॉइंट है, कैसा जॉइंट है बताओ, देख के बताओ। इस फिगर को देख के बताओ, ये आपको क्या लग रहा है। ये देखो, वेल्डिंग हो रही है, दिस इज वेल्डिंग W1, दिस इज वेल्डिंग W2, दिस इज वेल्डिंग W3। ठीक है, ये किस तरह का जॉइंट है? ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड है। इट इज मिक्स्ड, मतलब इसके अंदर आपको पैरेलल भी दिखाई दे रहा है यस और आपको ट्रांसवर्स भी दिखाई दे रहा है, दोनों है, मिक्स है ये, है ना। तो अब इसमें देखो, लोड की डायरेक्शन ये P है। तो यदि हम W2 के बारे में देखें तो W2 कैसा है, ट्रांसवर्स है ना। और W1 और W3 जो है वो कैसे हैं, पैरेलल है। तो इसमें जो W1 और W3 पैरेलल फिलेट है और W2 जो है वो ट्रांसवर्स फिलेट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A steel plate 100 millimeter wide and 10 millimeter thick is joined with another steel plate by means of single transverse and double parallel fillet beds. समझ में आ गया? सिंगल ट्रांसवर्स मतलब W2, डबल पैरेलल मतलब W1 एंड W3। ठीक है, 10 मिलीमीटर थिकनेस, T इक्वल टू 10 दे रखा है, 100 मिलीमीटर वाइड दे रखी है उसकी विड्थ। द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट इज B equal to strength of the plates to be joined. ठीक है, strength of the welded joint should be equal to the strength of the plates to be joined. इसका क्या मतलब है बताइए इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, 100% है। जॉइंट इफिशियंसी इज 100%।
ठीक है, मतलब जो वेल्डेड जॉइंट की इफिशियंसी है वही प्लेट की इफिशियंसी है, दे बोथ आर इक्वल, सो 100% मान लिया हमने, थीटा इज 100%. The permissible tensile and the shear stress for the weld material are 70 and 50. तो 70 तो आपका क्या है सिग्मा टी और 50 आपका क्या है टाउ. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट वेल्ड. आपको पैरेलल फिलेट वेल्ड, ये पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो इसकी लेंथ आपको निकालनी है. लेट द लेंथ इज L, है ना. अब ये दोनों आपको इक्वली, तो मैं हमारी बात चल रही थी assume the tensile force acting on the plate as static. तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं जरा बताओ. इसकी स्ट्रेंथ इक्वेशन लिखनी है आपको, कैसे लिखोगे जरा बताओ. मिक्स्ड जॉइंट है ना, तो स्ट्रेंथ जॉइंट में स्ट्रेंथ इक्वेशन एक बार बता देता हूं आपको, बस उसके बाद आप इसे कर लेंगे अपने आप. तो देखो टोटल फोर्स P है, ठीक है. अब इस वाले जॉइंट से बताइए, इस जॉइंट का एरिया निकालिए पहले. क्या एरिया होगा इसका, लेंथ इसकी L है ना, और ये फिलेट जॉइंट है. कैसा है ये, फिलेट है ना. फिलेट मतलब ट्रायंगुलर शेप में है. यदि इसको साइड से देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा इस पॉइंट पे. तो इस ट्रायंगल का थ्रोट T है, लेग H है, और इसकी लेंथ जो है वो L है. तो इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, TL. TL इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इट इज TL. ठीक है. अब इस वाले जॉइंट को देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया, नीचे वाले का, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो जाएगा, इसका भी TL हो जाएगा. तो अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज डबल पैरेलल, है ना. ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, डबल पैरेलल है, सो एरिया विल बी डबल. तो ये तो एरिया हो गया. अब इस एरिया में कौन से स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पैरेलल फ्लैट में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द शियर स्ट्रेस, ठीक है, प्लस. अब इस वाले वेल्ड पे आ जाइए, दिस वेल्ड, ये ट्रांसवर्स फिलेट है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो अगेन TL होगा, T इंटू 100 होगा, T इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 100 है. ठीक है. जब हम इसको राइट से देखेंगे तो हमें अगेन एक ट्राइंगल नजर आएगा यहाँ, वो ट्राइंगल भी ऐसे ही होगा, उसमें H होगा, उसका एक थ्रोट होगा. ठीक है. तो TL मल्टीप्लाई इंटू 100, ये इसका एरिया हो जाएगा. अब ये तो डबल है नहीं, सिंगल ट्रांसवर्स है, तो इसमें किसी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अब इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, सिग्मा टी, सिग्मा टी, है ना. तो कुल मिलाकर हमने क्या किया, ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट, ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ द पैरेलल फिलेट जॉइंट, दोनों को प्लस कर दिया तो P इक्वल टू दिस मच. दिस इज द फाइनल स्ट्रेंथ इक्वेशन. तो मेरा कहना यह है कि स्ट्रेंथ इक्वेशन आपको मेमोराइज नहीं करनी है, जैसा जॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप एरिया इनटू स्ट्रेस कर दीजिए, आपकी स्ट्रेंथ इक्वेशन अपने आप जनरेट हो जाएगी. ठीक है. कुछ भी याद नहीं करना है, फिगर की लोकेशन समझिए, फिगर की ज्योमेट्री समझिए, और उसमें ये उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ इक्वेशन है. सो दिस इज द फाइनल स्ट्रेंथ इक्वेशन. अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है ना. तो देखो सिग्मा टी गिवन है, ये देखा 70 दे रखा है. टाउ गिवन है 50 दे रखा है. थिकनेस ऑफ द प्लेट 10 मिलीमीटर, ये भी दे रखा है. ठीक है. अब L हमारा अननोन है, L हमारा अननोन है. ठीक है. T दे रखा है. फोर्स के बारे में देखो, क्या फोर्स दे रखा है, चेक करिए पूरे क्वेश्चन में क्या आपको फोर्स दे रखा है. 100 millimeter wide is joined with another steel plate, single transverse. The strength, the permissible tensile is, find the length of each parallel plate. Assume the tensile force acting on the plate as static. तो क्या आपको फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन होना चाहिए, है ना. इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा जरा भंडारी की बुक से, है ना. विदाउट नोइंग दी फोर्स इसमें या तो कोई चीज छूट रही है, कोई लाइन इसमें या तो नीचे फिगर का कुछ पार्ट पेस्ट करने में रह गया होगा, तो फोर्स इसमें गिवन होगा. देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल फिलेट वेल्ड इजीली. ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, और इस टॉपिक को अब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में.
ठीक है, अब टाइम हमारा होने को है, टाइम हो भी गया है हमारा, लगभग 3 बजने को है। तो अब हमारे टॉपिक क्या क्या रह जाते हैं जरा उसको समझ लीजिए। एक तो हम बात करेंगे एक्साइली लोडेड अनसिमेट्रिक वेल्डेड जॉइंट पर, है ना। अब ये क्या होते हैं थोड़ा डिटेल में तभी समझेंगे, टॉपिक समझ लीजिए। एक्साइली लोडेड पे बात होनी है, उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। फिर इसेंट्रिक लोडिंग पे हमारी बात होगी, इसेंट्रिक लोडेड, ये इंपॉर्टेंट है ना। रिवेट में भी इसेंट्रिक लोडिंग इंपॉर्टेंट है, वेल्डेड जॉइंट में भी इसेंट्रिक लोडिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसेंट्रिक लोडिंग वेल्डेड जॉइंट्स इन प्लेन ऑफ द वेल्ड्स। तो इस वाले काम को हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में लैब क्लास में भी कंप्लीट करेंगे, है ना? और ये हमारा न्यूमेरिकल है इसेंट्रिक लोडिंग के ऊपर। ये भी इसेंट्रिक लोडिंग है, बेंडिंग मूवमेंट, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट है ये। तो 2-3 टॉपिक हैं इसमें। ये टॉर्जनल मूवमेंट पर है टॉपिक। तो बस ये 3 टॉपिक होने के बाद हमारा वेल्डेड जॉइंट फिनिश हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम फ्लक्चुएटिंग फोर्स पर भी करेंगे वेल्डेड जॉइंट में, फ्लक्चुएटिंग फोर्स पर। ये कुछ वेल्ड सिंबल्स हैं तो आप जानते ही हैं ना, स्क्वायर बट के लिए ये सिंबल होता है, सिंगल वी बट, डबल वी बट सिंबल्स हैं, आने चाहिए कभी कभी, क्योंकि ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सिंबल्स आपको मिलेंगे ड्राइंग के अंदर। तो इफ यू नो द सिंबल देन यू कैन रीड द ड्राइंग इफिशिएंटली, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सीम वेल्ड के लिए इस तरह का मार्क है, प्रोजेक्शन के लिए इस तरह का मार्क है। ये भी और कुछ जॉइंट्स दिखा रखे हैं कई तरह के, ठीक है। वेल्ड इंस्पेक्शन में 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप सेकंड ईयर में भी आपने अपना मटेरियल साइंस लैब किया है ना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज की है आपने। तो उसमें आप बहुत सारी टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट है ना, कंप्रेसिव टेस्ट। तो उसमें क्या आपका सैंपल पीस जो है वो ब्रेक हो जाता है ना, आप फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाती है। एनडीटीवी का पढ़ी है सर, पढ़ाई गई थी। एनडीटी पढ़ी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना। तो अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिए थे, रेडियोग्राफी वगैरह, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पार्ट है ना। और जो हम सैंपल बना करके जब कोई टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर या टॉर्जन टेस्टिंग मशीन पर, तो वो हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पार्ट है। तो इसमें देखो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की हेल्प से हम क्या प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं और हार्डनेस। एनडीटी में ये सारी बातें कवर होती हैं, विजुअल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन, मैग्नेटिक क्रैक, क्रैक डिटेक्शन, है ना, ये सब चीजें, अल्ट्रासोनिक वगैरह, ये एनडीटी का पार्ट। तो ये पीपीटी मैं आपको भेजूंगा ही पूरी। तो बस ये हमारा वेल्डेड जॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, यदि आपकी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम क्लोज करते हैं। आई थिंक आई नीड 2 more lectures for completing the welded joint, है ना। 2 more lectures are again required। यदि रिवेटेड जॉइंट समझ में आ जाता है तो फिर वेल्डेड जॉइंट जल्दी से समझ में आ जाता है, क्योंकि जॉइंट्स के शेप वही हैं, बस वहां पर हम रिवेट्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं जॉइंट्स में, है ना। और ये बता दें कि बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स में अब रिवेटेड जॉइंट्स को पुरानी टेक्नोलॉजी मानकर वेल्डेड जॉइंट्स ने रिप्लेस कर दिया है ना। अब जितने भी आप बॉयलर्स और प्रेशर वेसल्स नए देखेंगे उन सब में आपको वेल्डेड जॉइंट्स ही मिलेंगे। अगेन रिवेटेड जॉइंट्स के अपने एडवांटेज हैं, है ना। रिवेटेड जॉइंट नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए भी यूज हो जाता है, वेल्डेड जॉइंट्स फेरस मटेरियल्स पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि नॉन फेरस मटेरियल्स के साथ में वेल्डिंग बहुत टिपिकल हो जाती है, हो नहीं पाती। तो एक क्लास में हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी बात करेंगे कि रिवेटेड जॉइंट के क्या एडवांटेज हैं और वेल्डेड जॉइंट्स के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। वेल्डेड जॉइंट्स में थर्मल स्ट्रेस आ जाते हैं, रिवेटेड जॉइंट्स में ऐसा कोई केस नहीं था। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो अभी कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछें, नहीं तो मैं क्लास एंड करूं। हाँ जी, क्लास एंड करें। यस सर। Okay, thank you very much. Stay home, stay